दोस्तों, तमाम यूरोपीय देशों में एक अकेला स्पेन के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है, जिसके बाद यहूदी देश तिलमिला उठा है। आप भी जानकर इस बंदे को सलाम करेंगे। और अगली खबर में आपको बताएंगे यमन की तरफ से इजरायल पर एक के बाद एक ड्रोन हमला, डिमोना न्यूक्लियर साइट को भी हौथी ने बनाया निशाना। और इसी के साथ आपको बताएंगे तुर्की को मिलने वाली F-35 को लेकर अमेरिका ने डाला अब नया अड़ंगा, हमास को बताया कारण। और इसी के साथ फ्रांस में 9 महीने के अंदर फिर सरकार गिर गई है। 2 साल में मिलेंगे 5वां पीएम। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्पेन ने इजरायल के खिलाफ बहुत बड़े कदम उठाए हैं। गाजा में चल रहे नरसंहार को रोकने के लिए स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सोमवार को ऐलान किया कि अब इजरायल के लिए जाने वाले हथियार स्पेन के बंदरगाहों और हवाई क्षेत्र से नहीं गुजर पाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन न सिर्फ इजरायल के लिए हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाएगा, बल्कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी जो फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है, उनको और ज्यादा मदद देगा। इसके अलावा इजरायल की गैर कानूनी बस्तियों में बनने वाले प्रोडक्ट पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। यही नहीं, स्पेन ने इजरायल से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ा ऐलान ये रहा कि स्पेन ने साफ कहा है जिन लोगों का सीधा हाथ इस नरसंहार में है, उन्हें स्पेन में घुसने नहीं दिया जाएगा। सांचेज ने उम्मीद जताई कि इन कदमों से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर दबाव पड़ेगा और फिलिस्तीनी जनता की पीड़ा कुछ कम होगी। दोस्तों, ये पहली बार है कि किसी यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर जनसंहार यानी जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर पश्चिमी नेता ऐसे शब्दों से बचते हैं, लेकिन स्पेन ने यहां साफ तौर पर इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार कहा, जो कि एक बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री की इस बयान से इजरायल को जमकर मिर्ची लगी और उन्होंने इस पर खिसियाहट दिखाई है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने स्पेनिश पीएम पर यहूदी विरोध का आरोप लगाया और कहा कि वो अपने देश के भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में इजरायल ने स्पेन के 2 मंत्रियों योलांडा डियाज और सीरा रेगो को इजरायल में दाखिल होने से बैन कर दिया। वैसे दोस्तों, इजरायल की ये पुरानी आदत है, जब भी कोई भी उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने रखते हैं तो वो यहूदी विरोधी हो जाता है। दोस्तों, ये सब उस समय हो रहा है जब यूरोप के कई देशों पर इजरायल के युद्ध अपराधों में साथ देने के आरोप लग रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक की सरकारें अभी भी इजरायल को समर्थन देती रही है, चाहे वो हथियार हो या राजनीतिक समर्थन। ब्रिटेन ने हाल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें 1967 की सीमाओं के आधार पर 2 राष्ट्र समाधान की बात कही गई और यहूदी बस्तियों के विस्तार का विरोध किया है। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिटेन ने इजरायल के साथ सैन्य सहयोग जारी रखा है, यहां तक कि गाजा पर बमबारी के दौरान भी। इसके उलट स्पेन का फैसला दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ और यूरोपीय जनता की आवाज से मेल खाता है, जो गाजा में नरसंहार रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बहुत से लोग मान रहे हैं कि स्पेन ने अब भू राजनीतिक फायदे के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसाफ पर आधारित विदेश नीति अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वैसे स्पेन के प्रधानमंत्री के इस कदम पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन के हौथी के प्रवक्ता जनरल यहिया सरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि उनकी फोर्सेज ने इजरायल के कई अहम और संवेदनशील ठिकानों पर 4 सटीक ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। हौती सेना के बयान के मुताबिक इन ऑपरेशंस में 3 बड़ी जगहों को टारगेट किया गया। तेल अवीव में स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट, रामोन एयरपोर्ट और डिमोना का संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकाना। बयान में कहा गया कि यह हमला पूरी तरह कामयाब रहा और अपने मकसद में सफल हुआ। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें यमनी ड्रोन हमले में इजरायल के रामोन एयरपोर्ट से धुआं उड़ता नजर आ रहा है। वहीं यमनी सेना ने इसे फिलिस्तीन के मजलूम लोगों और उनके मुजाहिदीन के लिए जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला इजरायल के उन जुर्मों का जवाब है जिनमें गाजा के लोगों पर नरसंहार और भूखमरी थोपना शामिल है। यमनी फोर्सेज ने अपने बयान में साफ किया कि वो वादे की जीत और पवित्र जिहाद की लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने अल कुदस और गाजा में जारी मुजाहिदीन की कार्रवाइयों की भी तारीफ की
और कहा कि ये हमले दिखाते हैं कि फिलिस्तीनी नौजवान कितनी सटीकता से वार कर सकते हैं। साथ ही ये भी साबित करते हैं कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जाती है। यमन की सेना ने दोहराया कि वो गाजा के लोगों के साथ खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक हमले बंद नहीं होते और गाजा की नाकेबंदी पूरी तरह हट नहीं जाती। विश्लेषकों का कहना है कि यमन के इन हमलों ने पूरे क्षेत्र की जंग का नक्शा बदलने का संकेत दे दिया है। डिमोना के साथ बेन गुरियन और रमोन एयरपोर्ट्स को टारगेट करना ये साफ संदेश है कि अगर यमन पर हमला होगा तो सीधा जवाब इजराइल के अहम ठिकानों पर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली अखबार मारीब ने बताया है कि अमेरिकी सांसद तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के खिलाफ दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तुर्की हमास के नेताओं को बाहर नहीं निकालेगा और फिलिस्तीनी प्रतिरोध को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तो उसे ये आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में कई संशोधन पेश किए गए हैं जिनके जरिए तुर्की को किसी भी तरह का हथियार बेचना रोका जा सकता है। जबकि तुर्की और अमेरिका दोनों नाटो के लंबे समय से सहयोगी है। तुर्की पिछले कई महीनों से F-35 डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बातचीत बार बार अटकती और शुरू होती रही है। अमेरिकी सांसदों ने तुर्की के खिलाफ कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना, ग्रीस के हवाई सीमा का बार बार उल्लंघन, उत्तरी साइप्रस को लेकर विवाद, लेकिन सबसे अहम मुद्दा तुर्की का हमास से रिश्ता है। रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन सांसद गस बिलीराकिस और डेमोक्रेट सांसद ब्रेड शनाइडर ने एक संशोधन पेश किया है जिसमें कहा गया है कि तुर्की को F-35 तभी दिए जाएंगे जब व्हाइट हाउस ये प्रमाणित करे कि तुर्की हमास या उसकी किसी भी शाखा को महत्वपूर्ण समर्थन नहीं देता। इसके अलावा संशोधन में ये भी शर्त रखी गई है कि तुर्की इजराइल के लिए सैन्य खतरा ना बने और रूस, चीन, ईरान या उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ सैन्य सहयोग जैसे ड्रोन की बिक्री में शामिल ना हो। दोस्तों, अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो तुर्की का F-35 लड़ाकू विमानों तक पहुंच पाना हमेशा के लिए बंद हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। सोमवार को फ्रांस के पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। वोटिंग में 364 सांसदों ने सरकार गिराने के पक्ष में मतदान किया, जबकि सिर्फ 194 सांसदों ने बायरो का समर्थन किया। यानी बायरो, जो सिर्फ 9 महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे, अब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। फ्रांस के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने ऐलान किया कि संविधान की धारा 50 के तहत प्रधानमंत्री को अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना होगा। बायरो ने भी तय कर लिया है कि वो मंगलवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देंगे या अब तक सौंप चुके हैं। अब राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन पर जिम्मेदारी है कि वो नया प्रधानमंत्री चुने और ये चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि मैक्रोन को सिर्फ 2 साल से कम समय में 5वां प्रधानमंत्री चुनना पड़ रहा है। इस राजनीतिक संकट ने फ्रांस की आर्थिक हालत को और चिंताजनक बना दिया है, क्योंकि सरकार पर बढ़ते कर्ज को कंट्रोल करने की कोशिशें ही इस टकराव की असली वजह बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते थे जिससे कर्ज को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके खिलाफ सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और पास करा करके सरकार को गिरा दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।